नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube ऑडियो स्टोरी चैनल खौफ की दास्तान में। आज आप सुनने वाले हैं हेमेंद्र कुमार रॉय की लिखित एक हॉरर कहानी पिशाचिनी। तो चलिए सुनते हैं कहानी पिशाचिनी। मैं एक लेखक हूँ, सिर्फ इतना परिचय पर्याप्त नहीं। मैं कहानी और उपन्यास लिखकर पैसे कमाता हूँ। अगर मैं कहानी या उपन्यास ना लिखूं तो मेरा पेट नहीं चलेगा, यानी उपन्यास लिखना ही मेरा पेशा है। पर इस पेशे में अब और पहले जैसी बात नहीं रही। सारा दिन इस प्रकाशक से उस प्रकाशक के दरवाजे पर घूमता रहता हूँ। घर में दिन भर मासिक पत्रों के संपादकों का आना जाना रहता है और शाम कटती है यार दोस्तों के साथ वक्त बिताकर। ये सब निपटा कर रात को जब अकेले होने का मौका मिलता है तब नींद आ जाती है। इन सब चीज़ों से छुटकारा पाने के लिए मैंने कुछ दिनों के लिए कलकत्ते से बाहर जाना स्थिर किया। मैंने तय किया, एक दो उपन्यास लिखे बिना मैं कलकत्ता वापस नहीं लौटूंगा। ट्रेन पकड़कर मैं सीधा चला आया झांझा जंक्शन। यहाँ आकर रहने के लिए मैंने एक बंगला किराए पर ले लिया। सुबह और दोपहर को मैं यहाँ वहाँ घूम फिर लेता हूँ और शाम होते ही कागज़ कलम लेकर लिखने बैठ जाता हूँ। मैं यहाँ लोगों से छुटकारा पाने के लिए आया था, पर कुछ दिन रहने के बाद मुझे अकेलापन महसूस होने लगा। यहाँ इस बंगले के आस पड़ोस में रहने वाले कुछ लोगों के साथ मेरा परिचय हो गया। उनमें से एक थी मिसेस कुमुदिनी चौधरी। वो एक विधवा थी और उनके पति लखनऊ में काम करते थे। पति का देहांत होने के बाद मिसेस चौधरी यहाँ झांझा में आकर रहने लगी। उनकी कोई औलाद नहीं थी और वो धर्म से कैथलिक थी। झांझा में मेरे एक और दोस्त का नाम है अमूल्य। बहुत ही सज्जन व्यक्ति है। उम्र यही 50 के आसपास होगा। रांची के किसी कॉलेज में प्रोफेसर थे। वॉलंटियर रिटायरमेंट लेकर वो यहाँ आ गए और एक बंगला खरीदकर रहने लगे। वो दिन रात अपना वक्त किताबों के साथ बिताते थे। अमूल्य जी ने अपना सारा जीवन परलोकवाद के ऊपर चर्चा करते हुए बिता दिया। मौत के बाद आत्मा का क्या होता है, वो कहाँ जाता है, वो हमेशा इसी बारे में चर्चा करते रहते थे। इसके अलावा मेरी मुलाकात हुई रेलवे के डॉक्टर गोविंद जी के साथ। बहुत ही शरीफ और मनमौजी इंसान थे, लेकिन शाम ढलने के बाद भूत प्रेतों के डर से उनका घर से बाहर निकलना लगभग बंद हो गया था। सूर्यास्त के पश्चात वो किसी भी हाल में अमूल्य जी के घर पे जाने के लिए राजी नहीं होते थे, क्योंकि उनको डर था अमूल्य जी के पास जाने से वो उनको भी 2-4 भूत प्रेतों के किस्से सुना देंगे। उस दिन शाम के वक्त मैं अमूल्य जी के बंगले के बैठक खाने में बैठकर उनके साथ बातें कर रहा था। बात हो रही थी पिशाच के अस्तित्व को लेकर। अमूल्य जी का मानना है पृथ्वी के ऊपर पहले भी पिशाच थे और अब भी पिशाच हैं। मैंने पूछा, पिशाच क्या होते हैं? अमूल्य जी ने कहा, आत्माओं का हमारे जैसा शरीर नहीं होता, ये तुम जानते हो। शरीर ना होते हुए भी दुष्ट प्रेतात्माएं की कामना बहुत प्रबल होती है, लेकिन शरीर ना होने की वजह से वो अपनी ज़रूरत, अपनी कामना को परिपूर्ण नहीं कर पाते। इसीलिए कभी कभी ऐसी दुष्ट प्रेतात्माएं किसी लाश को अपने कब्जे में ले लेते हैं। वो प्रेतात्माएं उस लाश के भीतर अपना डेरा जमाते हैं। ऐसी जिंदा लाशों को कहते हैं पिशाच। ये सब सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने कहा, अक्सर सुनने में आता है कि लोग शरीर में खून की कमी की वजह से मर जाते हैं। आपको क्या लगता है, क्या वो सब पिशाच के शिकार होते हैं? अमूल्य जी ने कहा, कभी कभी होते हैं और कभी कभी नहीं होते। ठीक उसी वक्त मिसेस कुमुदिनी चौधरी ने बैठक खाने के अंदर प्रवेश किया। अंदर आने के बाद उन्होंने हंसते हुए कहा, आप लोग किस बारे में चर्चा कर रहे हैं?
मैंने कहा, अमूल्य जी मुझको डराने की कोशिश कर रहे हैं। मिसेस चौधरी एक कुर्सी के ऊपर बैठते हुए बोली, ओह, भूतों की कहानियाँ, बहुत खूब, बहुत खूब। मुझे भी भूतों की कहानियाँ सुनना अच्छा लगता है। अमूल्य जी, मुझे भी एक बेहद डरावनी कहानी सुनाइए ना। अमूल्य जी ने कहा, डरावनी है या नहीं ये मुझे पता नहीं, पर आज मैं पिशाचों के बारे में बातें कर रहा था। मिसेस चौधरी कुछ देर के लिए चुपचाप अमूल्य जी के चेहरे की तरफ देखती रही। फिर उन्होंने धीरे धीरे कहा, अमूल्य जी, क्या आप सचमुच पिशाचों के अस्तित्व पर विश्वास करते हैं? अमूल्य जी ने गंभीरता के साथ कहा, हाँ, मैं विश्वास करता हूँ। सिर्फ यही नहीं, मेरा मानना है कि इस वक्त यहाँ झाझा में भी पिशाच का हमला हो चुका है। मैंने चौंकते हुए अमूल्य जी की तरफ देखा। कुमुदिनी का भी चेहरा खौफ के मारे बेरंग हो गया था, पर उन्होंने अपने आप को संभालते हुए कहा, आपकी ऐसी अजीबोगरीब धारणा की वजह? अमूल्य जी ने कहा, कुछ महीनों से यहाँ शरीर में खून की कमी की वजह से बहुत सारे लोग मर रहे हैं और इसके पीछे कोई भी युक्ति या कारण अभी तक सिद्ध नहीं हुआ है। यहाँ तक कि प्रशासन भी इस बात को लेकर चिंतित है। ये सुनकर कुमुदिनी जोरों से हंसने लगी और फिर खड़ी होकर बोली, तो फिर ठीक है अमूल्य बाबू, आप ही इस पिशाच को पकड़ने की कोशिश कीजिए। अमूल्य जी ने कहा, हाँ, मैं अवश्य करूँगा। मैं भूत प्रेतों में विश्वास नहीं करता, पर उस रात अमूल्य जी के घर से निकलकर रात को भूत प्रेत का डर मेरे मन पर पूरी तरह से हावी था। रात को उनके घर से लौटते वक्त अंधेरी और सुनसान सड़क को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई सड़क के किनारे मेरे ऊपर नजर रख रहा है। अमूल्य जी हर रोज सुबह मेरे घर आकर चाय पीते थे। उस दिन भी सुबह हम दोनों बंगले के बरामदे में बैठकर चाय पी रहे थे। ठीक उसी वक्त हमने देखा कि बंगले के सामने से जो रास्ता गुजरता है, उस रास्ते से डॉक्टर गोविंद जल्दी में पैदल चलकर कहीं जा रहे हैं। मैंने चिल्लाकर उनका अभिवादन करते हुए उन्हें चाय पीने के लिए आमंत्रित किया। गोविंद बाबू हमारे पास आकर बोले, मैं ज़रा जल्दी में हूँ भाई, थोड़ा सा भी देर नहीं कर सकता। मैंने कहा, क्यों, ऐसी क्या ज़रूरी काम आ पड़ा डॉक्टर साहब? डॉक्टर ने कहा, मिसेस कुमुदिनी चौधरी के मालिक का लड़का बहुत बीमार है, लगता है नहीं बचेगा। मैंने पूछा, क्यों, क्या हुआ है उसे? डॉक्टर ने कहा, एनीमिया अर्थात खून की कमी। अमूल्य जी ने अपने हाथ में थामा हुआ चाय का कप टेबल के ऊपर रखकर बोले, डॉक्टर, झाझा में इतना एनीमिया बढ़ जाने का कारण क्या हो सकता है? इस बारे में आपकी क्या राय है? डॉक्टर ने कहा, पता नहीं, पर सच में ये हैरानी की बात है। आखिर क्या कारण हो सकता है इसके पीछे? अपुष्टि? लेकिन सब तो अपुष्टि के शिकार नहीं हो सकते। अमूल्य जी ने कुर्सी से उठते हुए कहा, मैं मालिक के बेटे को जानता हूँ, उसका नाम गदाधर है। वो रोज मुझे फूल देकर जाता था। मैं उससे 3 दिन पहले भी मिला था, तब तो वो पूरी तरह से चुस्त हट्टा कट्टा था। इतनी जल्दी वो अपुष्टि का शिकार कैसे हो सकता है? और इतनी जल्दी उस पर एनीमिया का प्रकोप भी संभव है क्या? चलिए डॉक्टर, मैं भी उसे एक बार देखना चाहता हूँ। मेरे बंगले से कुमुदिनी के बंगले में जाने के लिए यही 5 से 6 मिनट लगते थे। कुमुदिनी के बंगले के सामने जो बगीचा है, उसी के एक कोने में माली का झोपड़ा है। हम सब वहां आ पहुंचे। घर के एक तरफ बूढ़ा माली सिर पर हाथ रखकर बैठा हुआ है और गदाधर कमरे के बीचों बीच रखी एक खटिया के ऊपर सोया हुआ था। उसका चेहरा इतना फीका और बेरंग हो गया था कि
देखते ही हमें ये लगने लगा कि वो अब और नहीं बचेगा। डॉक्टर ने उसका जांच करके हमसे कहा, लगता है ये और ज़्यादातर जिंदा नहीं रहेगा। आज रात ही अमूल्य जी गदाधर के पास जाकर बैठे। उसके बाद गदाधर के बदन के ऊपर जो चादर चढ़ा हुआ था उसे हटाकर बारीकी से देखने लगे। कुछ देर बाद गदाधर के गले के ऊपर उंगली से इशारा करते हुए कहा, डॉक्टर, ये कैसा घाव है? डॉक्टर ने देखते हुए कहा, किसी के काटने का घाव लग रहा है, चूहा हो सकता है, कमरा तो काफी गंदा है ना। अमूल्य जी ने माली से पूछा, तुम्हारे बेटे की देखभाल कौन करता है? माली ने कहा, कुमुदिनी मैडम साहब, वो गदाधर को बहुत पसंद करती है, अपने बेटे की तरह मानती है वो उसे, दिन रात वही उसकी सेवा करती है साहब। अमूल्य बाबू ने गंभीरता के साथ कहा, रोगी का ठीक से देखभाल नहीं हो रहा है, मैं उसे अपने घर लेकर जाऊंगा। डॉक्टर, तुम्हारे ऑफिस से 2-4 रेल के कुलियों को बुलाना जरा, मैं इसे अभी मेरे घर पर ले चलूंगा। मेरा विश्वास है कि मैं उसे बचा लूंगा। पता नहीं अमूल्य बाबू इतने यकीन से ये कैसे कह रहे थे। गदाधर को यहाँ से वहाँ उनके घर ले जाने से वो कैसे ठीक हो जाएगा? जो भी हो, हमने उनका ही कहा माना। जब हम लोग गदाधर को लेकर बगीचे के बीच से गुजर रहे थे, तब अचानक हमें मिसेस कुमुदिनी की आवाज़ सुनाई दिया। वो अपने बंगले की दरवाजे के पास खड़ी थी। फिर वो तुरंत हमारे पास आकर बोली, ये क्या हो रहा है? गदाधर को कहाँ ले जा रहे हैं आप लोग? अमूल्य जी ने कहा, मेरे घर, यहाँ उसकी चिकित्सा संभव नहीं। कुमुदिनी की आंखों में जैसे आंख जल उठा, पर उन्होंने धीरे धीरे शांत स्वर में कहा, ठीक है, आप लोग जो अच्छा समझे वही कीजिए। गदाधर अगर ठीक हो गया तो सबसे ज्यादा खुशी मुझे ही होगी। उस दिन शाम ढलने के बाद मूसलाधार बारिश शुरू हो गया था। रात को बारिश गिरने की आवाज, पेड़ों के बीच से हवाएं गुजरने की आवाज और पहाड़ के ऊपर से बारिश का पानी बह जाने की आवाज सुनते सुनते मेरी आंख लग गई थी। आधी रात को अचानक मेरी नींद टूट गई। मैं घबराकर बिस्तर के ऊपर उठ बैठा। मुझे लगा कि कोई मेरे कमरे की खिड़की के कांच के ऊपर दस्तक दे रहा है। क्या ये मेरे मन का वहम है? इतनी मूसलाधार बारिश के चलते कौन मेरी खिड़की के ऊपर दस्तक देगा, वो भी इतनी रात को? लगता है हवा की दबाव की वजह से खिड़की में ऐसा आवाज हुआ होगा। मैं फिर सो गया, लेकिन मेरे सोने के साथ साथ खिड़की के ऊपर फिर से दस्तक देने का आवाज हुआ। ठक 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 ठक। मैं हैरान होकर बिस्तर से उतरकर फर्श के ऊपर खड़ा हो गया। नहीं, कोई गलतफहमी नहीं है। निस्संदेह कोई खिड़की के कांच के ऊपर दस्तक दे रहा है। कौन है वो? इस पहाड़ी इलाके में इतनी रात को बारिश में भीगते हुए कौन मेरी खिड़की के ऊपर दस्तक दे रहा है? कौन मेरे कमरे के अंदर आना चाहता है? मैं हमेशा अपनी तकिए के नीचे एक टॉर्च लेकर सोता हूँ। मैंने तकिए के नीचे से टॉर्च निकालकर ऑन कर दिया और फिर टॉर्च की रोशनी को खिड़की के ऊपर डाला। टॉर्च की रोशनी में मैंने देखा खिड़की के उस पार एक भयानक आकृति खड़ी है। उस इंसान की तरह आकृति के काले लंबे बाल हवा में उड़ रहे थे। उसकी आंखें जलते हुए अंगार की तरह लाल रंग के थे और होंठों के दोनों तरफ से नुकीले दांत निकले हुए थे। अगले ही पल वो भयानक आकृति वहां से हट गई। क्या ये कोई भयानक सपना है? मैंने टॉर्च को बुझाकर कांपते हुए बिस्तर के ऊपर सो गया। भयानक डर और खौफ के मारे मुझे सारी रात नींद नहीं आई। आंखें बंद करते ही ऐसा लग रहा था कि जैसे
वो भयानक आकृति खिड़की के कांच को तोड़कर कमरे के अंदर आ जाएगी। इसी तरह जागते हुए मैंने रात गुजार दी। खिड़की से सुबह की रोशनी कमरे के अंदर आकर गिर रही है, फिर भी मैं दहशत के मारे बिस्तर से उठने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। ठीक उसी वक्त मैंने सुना मेरे घर के बाहर से अमूल्य जी मुझे मेरे नाम से पुकार रहे हैं। मैंने आश्वस्त होकर बिस्तर से उठकर जल्दी से बंगले का दरवाज़ा खोल दिया। अमूल्य जी घर के अंदर आ गए। मैंने उनसे पूछा, क्या बात है, आज आप इतनी सुबह सुबह? गदाधर की बीमारी बढ़ गई है क्या? अमूल्य जी मेरे बिस्तर के ऊपर बैठकर मुस्कुराते हुए बोले, बिल्कुल नहीं, बल्कि वो तो बहुत तेजी से स्वस्थ हो रहा है। मैंने आश्चर्यचकित होते हुए कहा, क्या सच में? वो इतनी जल्दी स्वस्थ कैसे हुआ? अमूल्य जी ने कहा, वो बीमार कभी हुआ ही नहीं। दरअसल वो एक पिशाच का शिकार हुआ था। मैं अपनी हंसी रोक नहीं पाया। मैंने हंसते हुए कहा, आपके मन में क्या हर वक्त सिर्फ पिशाच की ही चिंता घूमती रहती है? अमूल्य जी ने अपनी बात पर अटल रहते हुए कहा, तुम मेरा मजाक उड़ा सकते हो, मैं उसका विरोध नहीं करूंगा। गदाधर क्यों बच गया जानते हो? क्योंकि कल दिन रात मैं उसकी पहरेदारी कर रहा था। हर वक्त उसके सिर के पास बैठा था, किसी को भी उसके करीब आने नहीं दिया। अगर कल रात फिर कोई उसका खून पीता तो उसे बचाना नामुमकिन होता। मैंने हैरान होकर पूछा, खून पीता? कौन खून पिएगा उसका? क्या कह रहे हैं आप? अमूल्य जी कुछ देर के लिए चुप हो गए और फिर उन्होंने कहा, मैं तुम्हारे इस सवाल का जवाब नहीं दूंगा, बल्कि मैं तुम्हें यह बताऊंगा कि कल रात मैंने क्या देखा था। तुम जानते हो मेरा 2 माले का मकान है। मैं गदाधर को दूसरे माले के एक कमरे में सुलाकर रखा था। उसका देखभाल करते हुए मैं कल सारी रात उसके सिर के पास बैठकर बिता दिया था। कल रात बहुत जोरों से बारिश और तूफान आया हुआ था, ये तुम जानते हो। आधी रात को जब बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी, तब अचानक मैं खिड़की के पास से कुछ आवाज़ें सुनकर उस ओर देखा तो पाया खिड़की के ठीक बाहर एक स्त्री की आकृति खड़ी है। जरा सोचो, दूसरे माले का कमरा जो जमीन से लगभग 20 फीट की ऊंचाई पर है, वहां किसी इंसान के लिए खिड़की के बाहर हवा में खड़े रहना नामुमकिन है। मैं हैरान होकर उसकी तरफ देखने लगा। घर की रोशनी उसके चेहरे के ऊपर गिर रही थी। मैंने उसे पहचान लिया। कौन थी वो, अंदाजा लगा सकते हो? मैंने हैरान होकर कहा, नहीं। अमूल्य जी ने कहा, वो स्त्री और कोई नहीं, मिसेस कुमुदिनी चौधरी थी। वो होठों पर हंसी लिए मेरी ओर देख रही थी। उसको देखते ही मैं खड़ा हो गया, फिर खिड़की के पास जाकर खिड़की को जोर से बंद कर दिया। मुझे रोकने के लिए वो मूर्ति अपना हाथ उठाकर मेरी ओर बढ़ रही थी, पर उसके रोकने से पहले ही मैंने खिड़की बंद कर दिया था। मुझे ऐसा लगा जैसे खिड़की बंद करते वक्त उसकी कलाई खिड़की के दांसे से टकरा गया हो। खिड़की बंद करने के बाद वो खिड़की के ऊपर जोर जोर से दस्तक देने लगी। मैंने उसकी तरफ और ध्यान नहीं दिया। अब बोलो, क्या तुम्हें यह सब सुनकर हंसी आ रही है या तुम मुझे पागल समझ रहे हो? मैंने अपने स्वर में हैरानी लाते हुए कहा, अमूल्य जी, ये आप क्या कह रहे हैं? मिसेस कुमुदिनी चौधरी? अमूल्य जी ने मुझे रोकते हुए कहा, सुनो, मैंने टेलीग्राम करके एक और खबर मंगवाई है। लखनऊ में मिसेस कुमुदिनी चौधरी के पति की मौत भी एनीमिया के कारण ही हुआ था और मिसेस कुमुदिनी चौधरी का देहांत उनके मौत से 15 दिन पहले ही हो चुका था। ये सुनते ही मेरा पूरा शरीर कांपने लगा। मैं अपने पीछे रखे कुर्सी के ऊपर बैठ गया।
कुछ देर बाद अपने आप को संभालते हुए मैंने कल रात जो कुछ भी देखा था वो अमूल्य जी को बता दिया। अमूल्य जी कुछ कहने जा रहे थे, पर सदर दरवाजे की तरफ देखकर वो रुक गए। मैंने उस ओर देखा तो पाया मिसेस कुमुदिनी चौधरी दरवाजे के पास खड़ी है। मेरी नजर उनकी कलाई के ऊपर पड़ी। मैंने देखा उनके दाएं हाथ की कलाई के ऊपर बैंडेज बंधा हुआ है। कमरे में प्रवेश करते हुए उनकी नजर अमूल्य जी के ऊपर पड़ी। वो उन्हें देखकर घबरा गई। अमूल्य जी को देखते ही उनके चेहरे के ऊपर एक ऐसी हैवानियत जाग उठी जो किसी इंसान के चेहरे के ऊपर देख पाना नामुमकिन है। उसके बाद वो अपना होशो हवास खोकर पीछे मुड़कर दौड़ने लगी। सामने रेल की पटरी है। मैंने जोर से चिल्लाया, मिसेस चौधरी, मिसेस चौधरी संभाल कर, रुकिए मिसेस चौधरी, ट्रेन आ रही है, ट्रेन। पर मेरी चेतावनी उसे सुनाई नहीं दिया। मेरे बंगले के सामने जो रेल की पटरी है, कुमुदिनी उसको दौड़कर पार करना चाहती थी, लेकिन पटरी के ऊपर चढ़ते ही दाएं तरफ से एक ट्रेन का इंजन आकर उनके ऊपर चढ़ गया। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। बहुत ही खौफनाक मंजर है। मेरे कानों में गूंज उठी उनकी मर्म भेदी चीख। उसके बाद सब स्तब्ध। कुछ देर वही खड़े रहे हम लोग। मेरा दिमाग चकरा रहा था। उसी हालत में मुझे सुनाई दिया अमूल्य जी कह रहे हैं, अपने आप को संभालो भाई, स्थिर हो जाओ, स्थिर। ट्रेन के पहियों ने जिसे कुचला है वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक पिशाचिनी थी। झांझा की कब्रिस्तान में कुमुदिनी चौधरी का कटा हुआ शव हमने दफना दिया। उसके बाद महीनों गुजर गए। हम लोग आहिस्ते आहिस्ते इस घटना को भूल गए थे, लेकिन इस घटना के साथ ताल्लुक रखती हुई एक बात अब भी हमें परेशान कर रही थी। झांझा में एनीमिया का प्रकोप कम नहीं हुआ। हम लोग हमेशा इस बारे में बातें करते थे। अमूल्य बाबू भी हैरान थे। वो कभी कभी आश्चर्यचकित होकर कहते थे, अजीब बात है भाई, यहाँ से एनीमिया खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। आखिर इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? कुछ दिनों बाद एक दिन रात को मैं नदी के किनारे खड़ा होकर पूर्णिमा की रात में नदी के पानी के ऊपर चांद की मधुर रोशनी का आनंद ले रहा था। पूरी नदी चांद की रोशनी में नहा गई थी और नदी का पानी चांद की रोशनी में चांदी की तरह चमक रहा था। मैं मंत्रमुग्ध होकर इस सुंदर दृश्य को प्रत्यक्ष कर रहा था। चारों ओर फैली सन्नाटा और चांद की रोशनी में विभोर होकर मुझे गाना गाने का मन किया। मैं गाना गाने ही वाला था कि अचानक एक दृश्य देखकर दहशत के मारे मेरा गला सूख गया। नदी से थोड़ी दूर पर था मुख्य रास्ता। उस रास्ते के ऊपर चली जा रही थी मिसेस कुमुदिनी चौधरी। नहीं, ये मेरा भ्रम नहीं था। उस पूर्णिमा की रात में चांद की भरपूर रोशनी में भ्रम होने का कोई सवाल ही नहीं उठता। सौभाग्य से कुमुदिनी की नजर मुझ पर नहीं पड़ी। वो किसी और तरफ देख रही थी। मैं तुरंत एक पेड़ की आड़ में चला गया। कुमुदिनी आगे की तरफ बढ़ रही थी। मैंने आश्चर्यचकित होते हुए देखा, कुमुदिनी के पांव जमीन को नहीं छू रहे थे। उनका शरीर जमीन से करीब 1 फीट ऊपर आसमान में तैरते हुए बादल की तरह हवा में तैरते हुए आगे बढ़ रहा था। अगले मोड़ पर जाकर वो अद्भुत और भयानक मूर्ति अदृश्य हो गई। उसके बाद मैंने दहशत के मारे अपना होशो हवास खोकर दौड़ने लगा। दौड़ते दौड़ते मैं जा पहुंचा अमूल्य जी के घर। अमूल्य बाबू अपने घर की बैठक खाने में बैठकर किताब पढ़ रहे थे। अचानक मुझे इस हालत में देखकर वो चौंक गए। मैंने गले में खौफ लिए कहा, मिसेस चौधरी। हाँ अमूल्य बाबू, मैंने अभी मिसेस कुमुदिनी को देखा है। अमूल्य बाबू ने हैरत भरी निगाहों से मुझे देखते हुए पूछा,
मतलब? मैंने हाँफते हुए कहा, मैं नदी के किनारे खड़ा था। अभी कुछ देर पहले मैंने नदी के पास जो रास्ता है ना, हाँ, वहां से मिसेस चौधरी को गुजरते हुए देखा है। क्या तुम इस बारे में निश्चित हो? हाँ मुल्ला जी, हाँ, जैसे अभी मैं आपको देख रहा हूँ, ठीक वैसे ही मैंने कुछ देर पहले उनको भी देखा है। चलो, अब और नहीं देर कर सकते, अभी चलो मेरे साथ। अभी कुछ मत पूछना। अमूल्य जी ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे खींचते हुए घर के बाहर निकल गए। बाहर निकलकर उन्होंने बगीचे में रखे एक कुदाल को उठा लिया और एक फावड़ा उठाकर मेरे हाथ में थमा दिया और कहा, चलो। मैं एक यंत्र चालित रोबोट की तरह उनका आदेश मानते हुए उनके साथ चल दिया। फिर से वही नदी का रास्ता, चारों ओर फैली सन्नाटा और निर्जनता। आसमान में विराजमान चांद की रोशनी, चांदनी में नहाती चारों ओर फैली पहाड़ और जंगल। पर अभी हमारे मन में इस सुंदरता को देखने की कोई अभिलाषा नहीं है। मेरे हाथ पांव खौफ के मारे कांप रहे थे। पेड़ों की परछाइयों को देखकर मैं चौंक उठता था। अचानक सन्नाटे को चीरते हुए एक उल्लू चीख उठा। मैं चौंक उठा। मुझे लगने लगा जैसे इन पेड़ों की आड़ में कोई रक्त पिपासु जीव हमारे रक्त को पान करने के लिए घात लगाए बैठा है। वो निशाचर पक्षी जैसे उन्हें सावधान किए दे रहा है, तुम लोग तैयार हो जाओ, खून और मांस का बना हुआ आदमी तुम्हारे पास आ रहा है। वो रहा झांझा का कब्रिस्तान। दूर से कब्रें ही कब्रें दिखाई पड़ रही है। कब्रिस्तान के पास से नदी बहने की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। मुझे ऐसा लगने लगा जैसे वो नदी की आवाज नहीं, इन कब्रों के अंदर जो शरीर सोए हुए हैं उन सब की चीख की आवाज है। ऐसा लग रहा था जैसे उन सब में प्राणों का संचार हो चुका है और वो आपस में बातें कर रहे हैं। अमूल्य जी ने मुझे एक झाड़ी के पीछे ले जाकर बिठा दिया और खुद भी मेरे पास बैठ गए और कहने लगे, आओ यहाँ मेरे साथ चुपचाप बैठे रहो। सावधान, कोई भी आवाज मत करना। पूरी रात हम दोनों वहां चुपचाप बैठे रहे। उस दिन, उस रात मेरे मन को एक अपार्थिव अनुभूति ने घेर लिया था। ऐसा लग रहा था जैसे हम पृथ्वी को त्याग करके किसी अन्य लोक में पहुंच गए हैं। एक ऐसी लोक जहां चारों तरफ सिर्फ हैवानियत और मनहूसियत फैली हुई हो। चांद पश्चिम की तरफ ढलने वाला था। पूरब से सूर्य अपनी लालिमा से दुनिया को ढकने वाला था। भोर होने को है। अचानक अमूल्य बाबू ने मुझे हल्के से धक्का दिया। मैंने चौंकते हुए अपनी नजर फिराई। घने जंगल के भीतर से एक स्त्री की आकृति बादल की तरह हवा में तैरते हुए बाहर निकल रही है। मिसेस कुमुदिनी चौधरी। अमूल्य बाबू ने मेरे कान में कहा, आज रात के लिए उसकी रक्त तृष्णा मिट गई है। मिसेस चौधरी का शरीर धीरे धीरे कब्रिस्तान के अंदर प्रवेश कर गया। फिर उसका शरीर एक कब्र के ऊपर आकर ठहर गया। उसके बाद अचानक उसने अपनी दोनों हाथ ऊपर की तरफ उठाई और भयानक रूप से अट्टहास कर उठी। ओह, कितना पैशाचिक है ये हंसी। उसके बाद हमने देखा उसका शरीर धीरे धीरे कब्र के अंदर समा रहा है। मिट्टी के अंदर धंसती जा रही है उसका शरीर। कुछ देर बाद उसका शरीर पूरी तरह से कब्र के अंदर समा गया। पूरब से सूर्य निकल आया था। अमूल्य जी तुरंत खड़े हो गए और कहा, और देर नहीं कर सकते, जल्दी चलो मेरे साथ। हम लोग मिसेस चौधरी के कब्र के सामने आकर खड़े हो गए।
अमूल्य जी ने कहा, तुम फावड़े से मिट्टी खोदो और मैं कुदाल से मिट्टी हटाता हूँ। मैंने कुछ नहीं कहा, बस उनके आदेश का पालन करने लगा। वो जो कुछ भी कहने लगे मैं वही करने लगा। कुछ देर बाद हमें कॉफिन दिख गया। अमूल्य जी ने कहा, अब मैं कॉफिन का ढक्कन खोलने जा रहा हूँ और उसके बाद मैं जो कुछ भी करूँ तुम वैसा करने से मुझे रोकना नहीं। बस इतना याद रखना, कॉफिन के अंदर जो सो रही है वो मिसेस चौधरी नहीं बल्कि एक रक्त पिपासु पिशाचनी है। अमूल्य जी ने अपने दोनों हाथों से खींचकर कॉफिन के ढक्कन को हटा दिया और मैंने आश्चर्यचकित होते हुए देखा, कॉफिन के अंदर सोई हुई है मिसेस कुमुदिनी चौधरी का परिपूर्ण शरीर। उस शरीर के ऊपर कोई भी जख्म या खरोंच के दाग नहीं थे, बल्कि उनका शरीर एकदम तरोताजा था। कौन कहेगा कि कुछ महीनों पहले यह जिस्म ट्रेन के नीचे आ गया था, कट गया था ये बदन। चेहरे पर अपार सुंदरता और ताजगी लिए वो सोई हुई थी। होठों पर खिल रही है हल्की सी मुस्कान और होठ के किनारे से बह रही है ताजे खून की लकीरें। आंखें खुली हुई है और हमारी ही तरफ देख रही है। अमूल्य बाबू ने कहा, डरो नहीं, अब ये सिर्फ एक लाश है, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अब हमें इसे हमेशा के लिए खत्म करना पड़ेगा। ये कहने के बाद अमूल्य जी ने अपने कोट के अंदर से एक लकड़ी का टुकड़ा निकाला जिसका एक मुंह नुकीला था। उन्होंने दोनों हाथों से उस लकड़ी के टुकड़े को सिर के ऊपर उठाया, फिर तेजी से उसे नीचे लाकर मिसेस चौधरी के सीने में गाड़ दिया। उस पिशाचिनी के मुंह से निकले एक भीषण चीख और उस चीख के साथ पूरा कब्रिस्तान कांप उठा और फिर सब शांत हो गया। हमेशा के लिए खत्म हो गया पिशाचिनी का आतंक। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज की कहानी पिशाचिनी? अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी हम नए वीडियो यूट्यूब में डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। बहुत जल्द मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक अलविदा।